सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ वाई बी कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है सेटेरिस पेरिबस। उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे सेटेरिस पेरिबस का कि ये जो अजम्पशन है इसके क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अपना मॉड्यूल 1 चल रहा है चैप्टर 2 और एंड हम लोग जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में जो 2020 में जो आई थी उसके हिसाब से जो न्यू सिलेबस है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंस देखेंगे कि आखिर इस अजम्पशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये अजम्पशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहली बात थोड़ी स्टार्टिंग में बताई गई है कि देखो टू मेजर पब्लिकेशन, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो अपनी जो इकोनॉमिक्स थी उसकी जो मतलब स्टार्टिंग में जो अपनी जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स जो थी, यानी स्टार्टिंग में जो पुरानी इकोनॉमिक्स जो थी उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर चलता क्या था कि कोई भी थ्योरी बनाते थे तो हम उसे डिडक्टिव सोशल साइंस मतलब डिडक्टिव थ्योरी बनाते थे। डिडक्टिव थ्योरी का मतलब क्या होता है? डिडक्टिव थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी हम थ्योरी बना रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब टेस्ट नहीं कर सकते। वो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी रहती थी, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लो बिग बैंग की थ्योरी है तो हम उसको हाइपोथेटिकल थ्योरी बोलेंगे। असली में होगा कि नहीं होगा वो मतलब आप उसको टेस्ट करके प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो एक हाइपोथेटिकल खाली थ्योरी है। जैसे डायनासोर खत्म हो गए तो वो भी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी। असली में क्या हुआ था हमको असली में हम देख के नहीं आए, हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स को देख देख कर हमको लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसी जो थ्योरीज होती है जो हाइपोथेटिकल होती है जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी थ्योरीज को हम डिडक्टिव थ्योरीज बोलते हैं। ठीक है, तो डिडक्टिव सोशल साइंस जो है अपना, क्योंकि इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है तो इसको भी हम टेस्ट नॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग नेचर होता है। तो इसलिए वहाँ पर उस टाइम पर जो इकोनॉमिस्ट होते थे वो डिडक्टिव का ही मतलब डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ कि ये जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि ये जो डिडक्टिव अप्रोच था उसको चेंज करके पॉजिटिविस्ट जो है उस अप्रोच में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो दो मेजर पब्लिकेशंस थी, दो बुक पब्लिश हुई थी। एक हुई थी 1874 में और एक हुई थी 1936 में। ये दो बुकों ने क्या किया कि अपना ये जो मतलब जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स जो था जो कि डिडक्टिव अप्रोच को मानता था उसको चेंज करके पॉजिटिविस्ट नेचुरल साइंस में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब क्या कि अब जो है जो इकोनॉमिस्ट है वो जो भी थ्योरी बना रहे हैं उसको टेस्ट भी करना चाहते हैं, टेस्ट करके देखना भी चाहते हैं असली में कि हाँ ये जो हम बोल रहे हैं वो असली में होता भी है कि नहीं होता है। तो ये कैसे हुआ? तो दो पर्सन थे, एक थे फर्स्ट जो थे वो थे लियोन वॉलरस। ठीक है, ये जो पर्सन थे इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जो कि 1874 में की गई थी, जहाँ पर सबसे पहली बात हुई थी जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी के बारे में। ठीक है, कि मतलब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो रहता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो पर्सन थे इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। और यहाँ पर उसके बाद एक और पर्सन आए थे जो कि अपने जे एम केन्स जो थे, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो थी इस बुक को पब्लिश की थी 1936 में, जिसने मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया था। ठीक है, अब देखो ये जो दो बुक पब्लिश हुई थी इसकी वजह से ही अपनी जो मतलब कह सकते हो इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमिक्स जो है वो डिडक्टिव अप्रोच से पॉजिटिविस्ट अप्रोच में चली गई। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का मतलब होता है जहाँ पर आप चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो तब उसके ऊपर भरोसा करो। मतलब क्या, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में मान लो दो केमिकल को मिलाकर एक पर्टिकुलर दूसरा केमिकल बन रहा है, तो आप इसको जितनी बार भी टेस्ट करोगे आपको वो केमिकल मिल जाएगा। तो ये एक टेस्ट करने लायक होता है कि आप पहले कोई थ्योरी देते हो, कोई मतलब चीज़ों को आप टेस्ट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, टेस्ट करते हो, तो आपको वो मतलब आउटकम मिल जाते हैं। ठीक है, और डिडक्टिव में आप सिर्फ थेरीज देते हो। जैसे आप मान लो बिग बैंग की थेरी दे दी है तो यहाँ पर आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो पर्सन थे इनकी जो दो बुक पब्लिश हुई थी इसके वजह से ये आपकी जो इकोनॉमी है वो डिडक्टिव अप्रोच से पॉजिटिविस्ट नेचुरल साइंस में चली गई। इम्प्रिकली पॉजिटिविस्ट नेचुरल साइंस, इम्प्रिकली का मतलब होता है कि एकदम क्रिटिकली अच्छे तरीके से चीज़ों को एक एक करके गिनना। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इन एन अटेम्प्ट टू बी मोर लाइक एकेडमिकली रिस्पेक्टेड हार्ड साइंस। ठीक है, मतलब क्या कि देखो इकोनॉमिक को जो है अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसको हार्ड साइंस की तरफ बनाने की कोशिश की गई थी। मतलब क्या, जैसे हार्ड साइंस का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, कि जैसे अगर फिजिक्स में देखो लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि अगर कोई ऊपर से चीज़ नीचे गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी। ठीक है, वो आजू बाजू में इधर उधर नहीं जाएगी, वो हमेशा नीचे ही गिरेगी। वैसे ही अगर केमिस्ट्री में कोई दो केमिकल्स को मिलाकर जैसे H2 और O को मिलाएंगे तो हमको वाटर मिलेगा। ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो आपको वाटर मिलेगा। तो ये जो चीज़ है ये हर जगह हर समय जो रहेगी सेम रहेगी, यहाँ पर कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इसको हम हार्ड साइंस बोलते हैं, जो मतलब उसमें चेंजेस नहीं आते, हमेशा हर जगह टेस्ट सेम होता है। ठीक है,
तो इकोनॉमी को भी हम ऐसा बनाना चाहते थे, ठीक है, कि मतलब हम भी चाहते थे कि इकोनॉमी में भी हम अगर कोई चीज़ बोले तो हमेशा वैसी ही चीज़ हो, ठीक है। तो वैसे बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इकोनॉमी को मैथ इंटेंसिव बना दिया। इकोनॉमी जो थी उसको हमने मैथ इंटेंसिव बना दिया, उसमें वेरिएबल्स डाल दिए कि अगर मतलब जैसे आपने देखा होगा अलग अलग फार्मूलाज डाल दिए हमने, वेरिएबल्स डाल दिए। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे अलग अलग हमने इसको इकोनॉमिक्स को मैथ इंटेंसिव बना दिया ताकि ये भी हार्ड साइंस की तरह बन जाए कि एक इसमें अगर बोला गया कि प्राइस इतनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो डिमांड जो रहेगी वो भी पर्टिकुलरली इतनी बढ़ जाएगी, पर्टिकुलर जैसे 10-15% जितनी भी रहेगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल अनसर्टेनिटी, ये जो है मतलब वेरिएबल जो रहते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर। हावेवर वाज अ मेजर प्रॉब्लम कि मतलब देखो वेरिएबल एक उनके अंदर कांस्टेंट नहीं होता, वो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक्स के अंदर कि आज हमने बोल दिया कि डिमांड इतनी है, कल उसकी डिमांड बढ़ सकती है। प्राइस आज हमने बोल दिया इतनी है, कल प्राइस बढ़ सकती है। हमने इनकम आज बोल दी इतनी है, कल इनकम भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो यही एक प्रॉब्लम आ गई इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि मतलब कह सकते हो मतलब इम्पॉसिबल सा बना दे रहा था कि इसको हम किस तरीके से कर सके, मतलब हार्ड साइंस बना सके। ओके, तो इकोनॉमिक कुड नॉट आइसोलेट कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर मैथमेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि हम मैथमेटिक इक्वेशन के लिए जितने भी बाकी के वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं असली में, कि हाँ भाई हम बोल दें कि जाओ इनकम जो रहेगी सबकी जो है 10,000 रहेगी, उससे बढ़ेगी ही नहीं ज़्यादा। इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयर वॉज ऑल्सो प्रॉब्लम विथ अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, हम साइंटिफिक मेथड को भी अप्लाई नहीं कर सकते, विच आइसोलेट स्पेसिफिक वेरिएबल एंड टेस्ट देयर इंटररिलेटेडनेस टू प्रूव और डिसअप्रूव अ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, हम साइंटिफिक अप्रोच को भी इसमें फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोल दें मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाकर हम उसकी डिमांड को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है मान लो वो पसंद जो है उस चीज़ का नशेड़ी हो, जैसे मान लो अल्कोहल हो, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी हो सकता है वो उतनी ही डिमांड करे, कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो ऐसे टाइम पर मतलब ये जो रहते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अनसर्टेन होता है। ओके, वही यहाँ पर लिखा गया है कि देखो इकोनॉमिक जो रहता है वो डज नॉट नेचुरली लेंड टू इटसेल्फ टू साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है, कि वो साइंटिफिक हाइपोथेसिस की तरह वो मतलब नहीं जा पाता है, ठीक है, कि उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते एज डू फिजिक्स। जैसे फिजिक्स में होता है कि हम कोई हाइपोथेसिस बनाए फिर उसको टेस्ट कर लिए, वैसे हम इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। ओके, तो द इन द फील्ड ऑफ एपिस्टोमोलॉजी साइंटिस्ट कैन लर्न थ्रू लॉजिकल थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है जो अपनी साइकोलॉजी होती है ना, फिलोसॉफी जैसे कह लो, कि जो एक ह्यूमन नेचर के बारे में चीज़ें होती है, स्टडी होती है। तो वो जो रहती है एपिस्टेमोलॉजी, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम लोग जो रहते हैं उनके थॉट प्रोसेस, जो लॉजिकल जो थॉट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स उनको करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक अगर मान लो कोई डिसीजन लेना हो किसी पर्सन को, तो वो किस हिसाब से डिसीजन लेगा, उसको ही हम समझकर फिर इकोनॉमिक्स के अंदर उसी का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। और थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड इट पॉजिटिविज्म, ठीक है। अगर मान लो हम किसी चीज़ को सिर्फ थेरी दे दे रहे, हाइपोथेसिस दे दे रहे, तो वो डिडक्शन हो जाएगा। और अगर हम एम्पेरिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिविज्म बोल देंगे, ठीक है, कि अगर वो टेस्ट करने लायक होगा तो। ओके, तो देखो जैसे ज्योमेट्री है तो इज़ अ लॉजिकली डिडक्टिव साइंस, फिजिक्स इज एन एम्पिरिकली पॉजिटिव साइंस, ठीक है, फिजिक्स अपना पॉजिटिविस्ट साइंस है, ठीक है, कि वहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना जो इकोनॉमिक्स है वो साइंटिफिक मेथड्स से जो है वो इनकैपेबल होता है, मतलब उसके साथ वो काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये इकोनॉमिक है वो एक सोशल साइंस है, वो एक हार्ड साइंस नहीं है। ओके, तो नो इकोनॉमिक्स हैज़ द पावर टू कंट्रोल ऑल द इकोनॉमिक एक्टर्स, मतलब कि जितने भी अदर जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो एक वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हम बोल दें हाँ भाई प्राइस बढ़ी तो सब लोग जो है आप डिमांड ज़्यादा करो। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी किसी मतलब अलग अलग हिसाब से वो अपनी डिमांड को कंट्रोल करेगा, ठीक है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हम अदर फैक्टर्स को। तो ऑफ देयर एक्शन कांस्टेंट, कि हम उसको कांस्टेंट नहीं ले सकते, एंड देन रन स्पेसिफिक टेस्ट, और उस हिसाब से हम असली में इस टेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर मान लो हम बोल दें कि हाँ भाई बाकी जो अदर फैक्टर्स है वो रिमेन कांस्टेंट, बट अब रियलिटी में हम बाकी फैक्टर्स को रिमेन कांस्टेंट नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि असली में हम बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बोला गया कि मतलब यहाँ पर क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इकोनॉमी जो है उसको मतलब साइंस की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वहाँ पर पॉजिटिविज्म काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो डिडक्टिव साइंस ही यहाँ पर ज़्यादातर काम करता है। तो नो इकोनॉमिक्स कैन इवन आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द critical variables in a given economy for any given economic
इवेंट देयर कुड बी अ डजन और 100 ऑफ पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि कोई भी अगर इकोनॉमिक वेरिएबल, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, मान लो आपके मतलब इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो इन्फ्लेशन कैसे आया, तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। एक हो सकता है, हज़ार हो सकते हैं, लाखों, मतलब बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से आपका ये जो इन्फ्लेशन है वो आया है, किसी एक अकेले वेरिएबल की वजह से नहीं आया है। तो आप इसको किस तरीके से मतलब स्टडी करेंगे, तो मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसको साइंस की तरह, हार्ड साइंस की तरह नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आगे लिखा है कि एंटर ceteris paribus mainstream economists construct abstract model where they pretend all variable are held constant except the one they want to test। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पर क्या हो गया कि जितने भी जो नए नए जो इकोनॉमिस्ट आ रहे थे, उन्होंने क्या किया कि ऐसे अजीब मतलब अलग अलग जो है मॉडल्स बनाना चालू कर दिए, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कि उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो ceteris paribus, ये जो अजम्पशन है, इसको हमने सिर्फ मान लिया, मतलब अपने सिर्फ मन में मान लिया कि हाँ भाई बाकी ये जो चीज़ें हैं वो हेल्ड कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। एंड जो हम अकेला एक जो वेरिएबल जो चाहते हैं हम कि वो कांस्टेंट ना रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे, तो उसको हम बस ले लेंगे एंड देन उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो मतलब इस तरीके से हम सिर्फ थेरी में कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली कर सकते हैं, रियलिटी में नहीं कर सकते। तो दिस स्टाइल ऑफ प्रिटेंडिंग कॉल इट ceteris paribus। तो ये जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि मतलब कि हाँ असली में सारी चीज़ें जो है हेल्ड कांस्टेंट है, ये जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं, नकली का नाटक कर रहे हैं, इसी को हम ceteris paribus बोलते हैं। इज द क्रूज ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, और ये जो अपना जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है, इसका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर आगे चीज़ें बोली गई है। अब आगे लिखा गया है कि एज इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन जो थे, उन्होंने अपने बुक में 1958 में बोला था कि थ्योरी इज टू बी जजेड बाय इट्स predictive power of the class of phenomena which it is intended to explain. By imagining all variables save one are held constant, economists can transform relative deductive market tendency into absolute control over mathematical progression. Human nature is replaced with balanced equation। मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि देखो, पहली बात तो ये जो फ्राइडमैन थे, इन्होंने ये बोला कि कोई भी थ्योरी जो है उसको हम जज किस हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से हमें जज करना चाहिए जिस लिए वो थ्योरी बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब यही बोला गया कि जैसे ceteris paribus है, उस ये जो अजम्पशन है इसको हमने किस लिए बनाया गया है, ताकि हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को समझ सके। तो अगर हम ये सिर्फ मान के चले, प्रिटेंड करें कि हाँ भाई सारी चीज़ें कांस्टेंट है, और सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी करें, तो इस हिसाब से हम जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मार्केट की जो टेंडेंसी है कि हाँ वो किस तरीके से काम करता है, उसको हम मतलब प्रिटेंड कर सकते हैं कंट्रोल करने का, एंड देन हम उसके ऊपर मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब मैथमेटिकल टेस्ट कर सकते हैं, एंड देन समझ सकते हैं ह्यूमन नेचर को, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो ह्यूमन नेचर है उसको हम बैलेंसड इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, कि जो ह्यूमन का नेचर है उसको हम वो कह सकते हो कि उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो अब द अदर थिंग बीइंग इक्वल अजम्पशन इज क्रिटिकल, यानी कि ये जो अपना अजम्पशन है ceteris paribus, इसके अंदर मेन जो कह सकते हो मेन जो चीज़ है वो यही है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि बाकी सारी चीज़ें इक्वल है। लेकिन इन रियल वर्ल्ड में देखोगे तो जो बाकी जो फैक्टर्स रहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। बट बाय अज्यूमिंग, लेकिन अगर हम चाहे तो अज्यूम कर सकते हैं टेम्परली के लिए कि हाँ ये जो अदर फैक्टर्स है वो मतलब कांस्टेंट है, ताकि हम एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स है उसको आइसोलेट करके उसकी एनालिटिकली स्टडी कर सके और उसके इफेक्ट को समझ सके कि इस अगर आइसोलेटेड किए गए जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, ये इसको मतलब चेंजेस अगर इसके अंदर आते हैं तो इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। इस कॉज की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इस मतलब ये जो वेरिएबल इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझ पाएंगे हम लोग इस अजम्पशंस की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक मतलब लगभग थोड़ा बहुत हल्का हल्का समझ आता होगा क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर ये अपना ceteris paribus अजम्पशन का, ठीक है। अब देखो आल्फ्रेड मार्शल जो थे, ये जो पर्सन थे, इन्होंने अपने बुक के अंदर, इनकी जो बुक थी उसके अंदर बताया था कि आखिर ये जो ceteris paribus, ये जो अजम्पशन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मेनली दो अजम्पशन इन्होंने, दो इंपॉर्टेंस बनाई थी कि आल्फ्रेड मार्शल है एक्सप्लेन द नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ceteris paribus कंडीशन इन हिज बुक, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एज फॉलो, ठीक है। तो मतलब इनकी जो बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर इन्होंने बताया था कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इस अजम्पशन की, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अजम्पशन बोला गया है कि देखो हर एक जो नॉर्मली जितने भी साइंटिफिक डॉक्ट्रिन होते हैं, मतलब जितने भी नॉर्मली साइंटिफिक थेरीज होती है, वहाँ पर ऐसा होता ही है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं किया जा सकता है कि व्हेन केयरफुली एंड फॉर्मली स्टेटेड विल बी फाउंड टू कंटेन सम प्रोविजो टू द इफेक्ट दैट अदर थिंग आर इक्वल, कि मतलब नॉर्मली देखो तो बाकी सारे जितने भी साइंस होते हैं वहाँ पर भी हम यही चीज़ें करते हैं कि हम बाकी चीज़ों को हटा कर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की इफेक्ट को स्टडी
करते हैं, ठीक है। तो द एक्शन ऑफ द कॉज इन क्वेश्चन इज सपोज्ड टू बी आइसोलेटेड, ठीक है। तो जो भी मतलब कॉज रहता है किसी भी चीज़ का, उसी को हम उस कॉज को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करते हैं। मतलब जो कॉज मतलब क्या है, कॉज मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसकी हम स्टडी करते हैं कि इस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट आने वाला है, कि इस प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्टेन इफेक्ट आर attributed to them but only on the hypothesis that no cause is permitted to enter except those distinctly allowed for, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर यही बोला गया है कि ये जो मतलब ये हाइपोथेसिस के लिए रहता है कि यहाँ पर हम टेस्ट रियलिटी में नहीं कह सकते, यहाँ पर सिर्फ प्रिटेंड किया जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ हम बुक में कह सकते हो, किताबी में हम ये सिर्फ बता सकते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी कॉज जो रहता है वो परमिट नहीं हो सकता एक्सेप्ट दोस डिस्टिंक्टली अलाउड फॉर, यानी क्या कि यहाँ पर सिर्फ वही वेरिएबल जो रहेगा वो इफ मतलब लिया जाता है जो कि अलाउ किया गया, जैसे प्राइस को अलाउ किया गया है, इनकम को अलाउ नहीं किया गया है तो इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया बस, ओके। तो यहाँ पर यही बोला गया है मतलब कि हम ले सकते हैं, जैसे बाकी साइंस जो रहती है वो ले लेती है, तो इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं लिया। टू हावेवर दैट द कंडीशन दैट टाइम, मतलब यहाँ पर ये बोला गया बेसिकली, यहाँ पर टाइम की बात की गई है कि हो सकता है मान लो कि आप एक टाइम पर बोलो कि आपने एक कॉज को जो है यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलाउ किया, जैसे प्राइस को अलाउ किया डिमांड को अफेक्ट करने के ऊपर, तो आपने देखा कि इसका जो कॉज है वो क्या था कि प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है इसका इफेक्ट पड़ गया कि डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कॉज एंड इफेक्ट देख लिए, बट हो सकता है कि ये जो आपने अभी कॉज एंड इफेक्ट देखे वो बाद में भी ऐसा ही ना दिखे, जो मटेरियल ऑन विच दे वर्क ऑन परहैप्स इवन द कॉज देमसेल्फ मे हैव चेंजेड, कि मतलब हो सकता है इसके अंदर बाद में चेंजेस आ जाए, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल के अंदर कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी बदल सकता है। तो मतलब ये लॉन्ग रन के लिए नहीं होता है, कह सकते हैं सीधी सी बात, लॉन्ग रन के लिए नहीं होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। तो यही बोला गया है कि एंड टेंडेंसी विच आर बीइंग डिस्क्राइब विल नॉट हैव अ सफिशिएंटली लॉन्ग रन इन विच टू वर्क देमसेल्फ आउट फुल्ली अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो वेरिएबल्स काम नहीं कर सकते लॉन्ग रन में, क्योंकि मतलब बाद में उसके अंदर चेंजेस आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब शॉर्ट रन में ही ये सिर्फ आपको अच्छी तरीके से दिखेगा काम करते हुए, ओके। आगे लिखा है देखो, दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि द अजम्पशन इज यूजफुल इन ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड स्टडिंग इट बिट बाय बिट एट अ टाइम एंड देन कंबाइनिंग पार्शियल सॉल्यूशन टू अ मोर और लेस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द होल रिडल। मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है कि जैसे अगर आप मान लो मार्केट में चाहते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी स्टडी करना, इकोनॉमी की स्टडी करना, तो आप इकोनॉमी को एक इकट्ठा करके एक ही बार में नहीं स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपको एक एक करके उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अभी इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप ऐसे स्टडी कर सकते हो, एक एक वेरिएबल को उठाकर जैसे एक वेरिएबल को उठाकर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका सेटरबस पेरिबस ये जो असम्पशन है इसमें मदद करता है कि आप इस एक अकेले वेरिएबल को पकड़ के बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानकर उसकी स्टडी कर सकते हो कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बाकी वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी मदद से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के, ठीक है। और जब ऐसे करके हम एक एक करके सारे चीज़ों की हम स्टडी कर लेंगे तो हमको पूरे इकट्ठा करके सबकी स्टडी में हो जाएगी, पूरे इकोनॉमी की हम स्टडी कर पाएंगे, ओके। तो इसी को बोला गया। तो सेटरस पेरिबस जो रहता है ड्राइव सप्लाई एंड डिमांड कर्व एक्सपेक्टेशन, the relationship between quantity and price can only be determined if the variable in question are influenced and the rest are held constant। ये मतलब अगर हम देखें जो डिमांड और सप्लाई में देखो तो वहाँ पर जो अपना डिमांड जो रहता है, क्वांटिटी जो रहती है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड रहती है, कि अगर प्राइस में चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से ही वो चेंज होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो रेस्ट रहेगा वो हेल्ड कॉन्स्टेंट मान लिया जाएगा, तभी जाकर ये सेटरस पेरिबस असम्पशन काम करेगा, ठीक है। तो ये जो अजम्पशन है ये हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने में, कि मतलब जो डिडक्टिव साइंस है, ठीक है, कि हम जो हाइपोथेटिकल थ्योरी बनाते हैं उसको मदद करता है ताकि हम मेथडोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट हार्ड साइंस बना सकें। मतलब क्या कि अब जैसे देखो ये जो सेटरस पेरिबस है ये एक तरीके से पॉजिटिविस्ट साइंस बन जाता है, ठीक है। मतलब ये एक ओरिजिनल नहीं बन जाता, कह सकते हो कि ये सिर्फ हम प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो बट हमने डिडक्टिव साइंस से इसको कंट्रोल चेंज करके पॉजिटिविस्ट साइंस में पहुंचा दिया, इसको मेथडोलॉजिकली पॉजिटिविस्ट साइंस में, ठीक है। तो वहाँ पर अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाकर हम किसी भी इकोनॉमिक एक्शंस को, मतलब कोई भी ह्यूमन एक्शन जो रहते हैं इकोनॉमिक्स इशू से रिलेटेड, उसको हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डिडक्टिव सोशल साइंस है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने मेथडोलॉजिकली
पॉजिटिविस्ट हार्ड साइंस में, ठीक है। तो इट क्रिएट्स एन इमेजिनरी सिस्टम, ये एक इमेजिनरी सिस्टम क्रिएट करता है, रूल्स क्रिएट करता है, कंडीशंस क्रिएट करता है, जहाँ पर हम जो इकोनॉमिक्स जो है वो परस्यू कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो एंड है किसी चीज़ के बारे में जानना वो जान सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक इमेजिनरी सिस्टम होता है जो कि रियलिटी नहीं होती, एक अजम्पशन खाली कह सकते हो रहता है बस, ओके। तो पुट अनदर वे, इट हेल्प द इकोनॉमिक्स जो रहते हैं उनको प्रिवेंट ह्यूमन नेचर एंड द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड नॉलेज, ठीक है। जो ह्यूमन नेचर उसको स्टडी करने में मदद करता है। मोस्ट डोग नॉट ऑल, मतलब कि ज़्यादातर, मतलब जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो रिलाई करते हैं सिट्रस पेरिबस के अंदर टू बिल्ड एंड टेस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स, ठीक है। कि वो जो अपने इकोनॉमिक मॉडल्स है उसको बनाने के लिए ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है, पूरे नहीं कुछ, मतलब कह सकते हो लगभग ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो जो है इस अजम्पशन का इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज इट मीन्स द इकोनॉमिस्ट कैन होल्ड ऑल वेरिएबल इन द मॉडल कांस्टेंट एंड टिंकर विद देम ऑन वन एट अ टाइम, ठीक है। मतलब एक साथ एक एक करके जो है उनकी स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो यही अपना जो है सेट्रस पेरिबस का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। मेनली यहाँ पर दो ही मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है, एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में दी गई है इंपॉर्टेंस, ओके। तो यहाँ पर मेनली यही है कि आपकी जो सेट्रस पेरिबस जो है अजम्पशन जो है ये डिडक्टिव सोशल साइंस से जो है अब अपना पॉजिटिव हार्ड साइंस में पहुंचा दिए हमने। तो मेन यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सारी चीज़ें मे भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर अपना लेक्चर आज का फिनिश होता है। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त लोगों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हम चाहे तो हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर का जो PDF है वो स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसकी यहाँ पर साइड में जो है प्लेलिस्ट आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।